Hello bachcho, let's read this question. The question says in CCP arrangement of atoms, dash percent of available space remains vacant. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो सीसीपी अरेंजमेंट होता है एटम्स का उसके अंदर हमारी कितनी परसेंट स्पेस जो होती है वो वैकेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हमें परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस निकालना है, हमें अगर परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस निकालना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल की वॉल्यूम में से हमारे जितने भी एटम्स हैं उनकी वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन सीसीपी, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन सीसीपी कि सीसीपी में टोटल हमारे एटम्स कितने हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस हमारी सीसीपी के अंदर। क्या मतलब है बच्चों इस फॉर्मूले का? बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे टोटल यूनिट सेल की वॉल्यूम में से जितने भी एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है उसके अंदर वो वाली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी हमारी वॉल्यूम वैकेंट है, कितनी एम्प्टी हमारे पास स्पेस है उसके अंदर, और उसको अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझते हैं हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होता क्या है। सीसीपी का मतलब क्या होता है हमारे पास? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। एक तो हमारे पास हमारे कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, कॉर्नर्स पर, और जो हमारे पास फेस सेंटर्स होते हैं, हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर पर कौन होता है? हमारा एक एटम होता है। तो मान लीजिए कॉर्नर से इन पर हम दिखा रहे हैं हमारे एटम्स को, एक कॉर्नर ये वाला है, एक ये है, और दो कॉर्नर ये ऊपर के और हैं। टोटल 4 कॉर्नर्स अबव होते हैं एंड 4 कॉर्नर्स ही हमारे कहाँ पर होंगे? नीचे की तरफ होंगे। और हमारे पास एक फेस पर होगा ऊपर वाले फेस पर एटम, एक नीचे वाले फेस पर होगा, एक राइट वाले फेस पर होगा तो एक लेफ्ट वाले फेस पर होगा, और एक पीछे जो फेस है उस पर होगा तो एक फ्रंट वाले फेस पर भी हमारा कौन होगा बच्चों? एक एटम होगा। तो इस तरह हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर एटम्स होते हैं। तो अभी में क्या करना है, हमें बच्चों एक चीज तो पता है, हमारे फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है क्योंकि हमारा यूनिट सेल कैसा है? क्यूब है। तो इसकी अगर एज लेंथ को मैं ए मान लूं, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है। वॉल्यूम ऑफ एटम भी हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम कैसी होगी। अगर हम एटम को स्फीयर कंसीडर कर लें तो वो किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज रेडियस का क्यूब। रेडियस किसकी? एटम की। अब हमें रेडियस और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर हम किसी तरह रेडियस और ए के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या हमारा वैकेंट स्पेस होगी। तो अगर हम बात करें रेडियस और ए की, तो अगर हम किसी भी एक फेस को पकड़ लें बच्चों, मान लीजिए हमने इस फेस को पकड़ लिया है, इस वाले फेस को पकड़ लिया और ये हमारे पास एक फेस डायगोनल है, इसको नाम दे देते हैं बच्चों इस ट्रायंगल को ए बी सी। ये हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर बनना है। अगर ए बी सी डी को देखेंगे तो पूरा का पूरा एक स्क्वायर बनना है। हमारे पास ए बी भी ए है और बी सी भी ए है क्योंकि एज लेंथ क्यूब की इक्वल होती है। अब हमें क्या करना है? रेडियस निकालनी है। क्या करनी है? रेडियस निकालनी है। तो इस ए सी को देखते हैं। हमारे पास जो ए सी था कुछ इस तरह था, ए सी, और एक्चुअल में क्या था? हमारे एक फेस सेंटर पर कौन था? एक एटम था। तो हम मान लीजिए हम उस फेस सेंटर वाले एटम को इस तरह दिखा रहे हैं, और हमारे पास एक सी पॉइंट पे, क्योंकि सी कॉर्नर पे था तो एक एटम यहाँ पर होगा, और एक एटम ही हमारे पास कहाँ था? ए कॉर्नर पर था, तो एक एटम यहाँ पर होगा। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारे पास एक रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक रेडियस और एक रेडियस ये हो गई, और हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इस सी पॉइंट तक एक रेडियस ये हो गई। तो ए सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 4 आर के इक्वल होता है। और अभी हमें क्या करना है? आर और ए में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक्चुअल में यहाँ हमारे पास कौन था? एक पॉइंट बी था, और हमने देखा था कि ये एक स्क्वायर बनना था तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये ए बी भी ए था और बी सी भी ए था, तो हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि ए बी का स्क्वायर कीजिए और इसमें बी सी का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो आपके पास ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर आ जाएगा और ये ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2a। क्या आ गई? √2a। और एसी की वैल्यू अभी पीछे क्या आई थी? 4 आर आई थी इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ रख सकते हैं 4 आर की वैल्यू आ गई √2a। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई है? √2a/4, √2a/4, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स निकालनी है। अब हमें एक एटम की तो वॉल्यूम पता चल जाएगी रेडियस से। अभी हमें ये पता करना पड़ेगा एक्चुअल में हमारे पास एटम्स हैं कितने यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे कितने एटम्स होते हैं, तो वो करना पड़ेगा, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो ये क्या होगा बच्चों, हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारे कॉर्नर्स पर 8 एटम है तो 8 एटम्स, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 कॉर्नर्स वाले पर। और हमारे पास फेस के सेंटर पर है टोटल 6 एटम्स, और हर फेस पर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो आएगा 1 + 3 = 4। अब हमें क्या पता चल गया है, वॉल्यूम ऑफ, हम एटम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी पता चल गया है। अब हम वैकेंट स्पेस को निकाल लेते हैं। तो अब हम फॉर्मूले को लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस, परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस किसके इक्वल था बच्चों, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास एटम्स कितना है टोटल 4, तो 4 की हो जाएगी 4 × 4/3 पाई आर क्यूब ऑन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। यही था फॉर्मूला। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस 4/3, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई की जगह पाई लिख सकते हैं, और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2a/4, क्या लिख सकते हैं, √2a/4, √2a/4 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 100 तो कर ही रहे थे, ये 100 बाहर है हमारे पास, और ये ए क्यूब। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यूब की जगह हम ए क्यूब लिखा रह सकते हैं, और अगर हम देखेंगे यहाँ हमारे पास दो 4 है और अपॉन में 3 है, पाई भी है, और यहाँ हमारे पास √2a का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2√2a क्यूब, और हमारे पास 3 4 नीचे होंगे, एक 4 2 4 और ये तीसरा वाला 4, और हमारे पास ए क्यूब इंटू 100। अब समझना है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, हमारे पास ये जो ए क्यूब है नीचे, और ऊपर दो टर्म्स है जिसमें ए क्यूब है, तो अगर हम उनमें से ए क्यूब को ले लें कॉमन, तो हमारे पास नीचे वाला ए क्यूब दोनों ए क्यूब को ऊपर वाली टर्म्स को डिवाइड कर देगा, तो ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और हमारे पास दो 4 से ये दो 4 कट जाएंगे, तो ऊपर फ्रैक्शन बचेगा हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया था तो अंदर 1 रह गया होगा, और हमारे पास 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 2√2, इसमें से भी हमारा 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास √2/6 पाई, नीचे ए क्यूब तो कट चुका है, पाई इंटू 100, क्या आ जाएगा, √2/6 पाई, 1 माइनस √2/6 पाई। तो इसकी अगर हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, √2 की जगह √2 लिख सकते हैं, 6 की जगह 6 लिख सकते हैं, और पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 26% आ जाता है। कितना आता है, 26%। ये हमारे पास 1 माइनस √2/6 इंटू 3.14 किसके इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास 0.26 के इक्वल आता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26% आ जाएगा। तो 26% हमारी वैकेंट स्पेस होती है हमारी सीसीपी के अंदर। Therefore, final answer is in CCP arrangement of atoms, 26% of the available space remains vacant. I hope you understood it well and best of luck.